नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विधि लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा एक ज़बरदस्त सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है मैं भारत का प्रधानमंत्री। इसकी पहली 3 वीडियोस आप देख चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की, फिर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी के बारे में बात की। तीसरी वीडियो में शायद तुम्हें कम समझ में आया होगा, क्योंकि बस मैंने परिचय मात्र दिया था इंदिरा गांधी का। बस एक छोटा सा ट्रेलर था। आज वास्तव में देखना है तो इंदिरा गांधी की अगर कोई बायोग्राफी बनाई जाए तो किसी हिट फिल्म से कम नहीं होगी। आज इसी में मैं भारत का प्रधानमंत्री के एपिसोड नंबर 4 में इंदिरा गांधी के पार्ट 2 के साथ आपके सामने आ चुका हूं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत समझ आ रहे होंगे और आपके प्रत्येक प्रतियोगी एग्जाम के लिए या अपनी खुद की सेल्फ नॉलेज के लिए बहुत लाभदायक रहे होंगे। अगर आपको ये सब अच्छे लगते हैं तो एक बार कमेंट्स जरूर किया करें। चलिए आगे बढ़ाते हैं। कल जो हमने एपिसोड 3 देखा था तो उसमें हमने एक बात देखी थी बेटा। उसमें देखा था कि कैसे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, के कामराज और उनके सिंडिकेट को पराजित कर इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी की तरह उभरी थी। फिर हमने उनके सामने की चुनौतियां देखी और 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध देखा और बांग्लादेश का एक नया जन्म देखा। जिस समय इंदिरा गांधी ने भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा और इस युद्ध में एक बहुत अच्छी जीत प्राप्त की, इसके बाद इंदिरा गांधी का सिर्फ भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा नाम हो गया था। पूरी दुनिया में भारत को एक नई पहचान मिली थी। जो देश कभी भारत को एक अच्छी नजर से नहीं देख रहे थे, वो धीरे धीरे नतमस्तक होने लग गए थे। और भारत में तो बात ही मत करिएगा, भारत में चारों तरफ बस एक ही नाम था, इंदिरा गांधी। इसका फायदा खुद इंदिरा गांधी को भी मिला। 1971 का जब इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी बहुत भारी बहुमत से जीत कर आई। जिसे बहुत भारी बहुमत कहते हैं, इतने बड़े बहुमत से जीत कर आई कि चारों तरफ जो कांग्रेस की सिंडिकेट हुआ करती थी वो एकदम फेल हो गई और एक तरफ से पूरे भारत में इंदिरा गांधी का साम्राज्य हो गया। 1971 का समय वो समय था जिसमें समस्त भारत में, पूरे भारत में सिर्फ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अगर एक दो जगह को छोड़ दें, उस समय के जितने भी पत्रकार हुआ करते थे उनके मुंह से एक ही बात निकलती थी कि अगर कांग्रेस की सीट पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति को वोट नहीं दी जा रही थी, वो इंदिरा गांधी को वोट दी जा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो एक बड़ा अच्छा नारा दिया था, स्लोगन दिया था। उन्होंने तो ये कहा था कि आज चारों तरफ कांग्रेस की हर सीट पर सिर्फ इंदिरा खड़ी हैं। इतना बड़ा नाम हो गया था इंदिरा गांधी का। 1971 के इलेक्शन यानी कि भारत पाकिस्तान के युद्ध ने इंदिरा गांधी को बहुत 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। चारों तरफ 1971 तक, यहां तक इंदिरा गांधी के सामने कोई समस्या नहीं थी। चारों तरफ इंदिरा युग था, लेकिन समस्याएं शुरू होना बाकी थी। समस्याएं शुरू हुई 1972 से। 1972 में ऐसा क्या हुआ जिससे समस्याएं शुरू हुई? सबसे पहला कारण इनके पुत्र थे संजय गांधी। संजय गांधी को हरियाणा में एक इनके परम मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था बंसीलाल। बंसीलाल ने 300 एकड़ भूमि संजय गांधी को दी थी। थोड़ा संजय गांधी के बारे में बात करते हैं। संजय गांधी विदेशों में पढ़ने गए लेकिन वहां सफल नहीं हुए और वो भारत में आकर एक अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहते थे। और राजस्थान, हरियाणा में इन्हें 300 एकड़, बीघा नहीं बेटा, 300 एकड़ जमीन मिली और वो बंसीलाल के द्वारा दी गई थी, जो एक बहुत बड़े जाने माने राजनीतिज्ञ हुआ करते थे। और इन्होंने अपनी माताजी यानी इंदिरा गांधी से कहा था, मैं बिजनेस करना चाहता हूं और मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूं। वायकायदा सरकार के द्वारा एक टेंडर निकाला गया कि आप कंपनी खोल लीजिएगा। उस टेंडर में 18 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, यानी 18 कंपनियों का मत समझ लिए कि देश के 18 उद्योगपतियों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मिलनी किसी एक को ही थी। और हुआ ये कि उन 18 उद्योगपतियों में से उस कंपनी का टेंडर जो मिला वो संजय गांधी जी को मिला। यहां से इंदिरा गांधी की एक बात समझ लीजिए कि जितनी
उनकी वैल्यू बढ़ रही थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू होनी थी। सभी अखबारों में, सभी न्यूज़पेपर में और चारों तरफ यही शोर मच गया था कि इंदिरा गांधी ने जो इस कंपनी को टेंडर देकर जो किया है ये तो खुद अपने वंश और अपने परिवार को लेकर सोचा है, यानी कि इंदिरा गांधी इसमें इन्वॉल्व हैं। इतनी बड़ी जमीन हथियाना, ऊपर से उस पर कंपनी खोलना और 18 कंपनियों में से मात्र एक कंपनी को जगह देना अपने आप में बड़ी बात थी। यहां से इंदिरा गांधी का सिलसिला शुरू हो गया था, यानी इन पर भ्रष्टाचार के आरोप शुरू हो गए थे। मोरारजी देसाई उससे पहले ही अलग हो गए थे। उससे भी पहले एक बात और जानना जरूरी है जो इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा चैलेंज था, वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इनके सामने 3 नई चुनौतियों ने जन्म लिया, यानी 3 नए चैलेंज थे इनके सामने। सबसे पहला था नवनिर्माण आंदोलन, बहुत डिटेल में बात करेंगे। दूसरा था बिहार आंदोलन और तीसरी थी रेलवे स्ट्राइक। ये तीनों एक साथ हुए 1974 में। क्या थे और क्या समस्याएं इंदिरा गांधी को इनसे देखने को मिली 1974 में, ये सभी प्रश्न पत्रों के लिए भी और हमारी समझ के लिए भी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले करते हैं नवनिर्माण आंदोलन। ये जो नवनिर्माण आंदोलन है इसकी शुरुआत होती है गुजरात से। इसकी शुरुआत होती है कहां से? गुजरात से। गुजरात में चिम्मन भाई पटेल सीएम हुआ करते थे। याद रखना ये नाम बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके नाम के बताए शायद इंदिरा गांधी के एपिसोड को आधा समझा जाएगा। गुजरात के सीएम हुआ करते थे चिम्मन भाई पटेल। गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन गुजरात के एक बड़े लीडर थे मोरारजी देसाई। उन दिनों पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा करप्शन के आरोप थे तो वो चिम्मन भाई पटेल पर थे। इतने बड़े करप्शन वाले माने जाते थे कि इन्होंने चारों तरफ इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है कि मीडिया से लेकर आदमी के सांस तक बस एक ही नाम था कि चिम्मन भाई पटेल जो हैं वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। गुजरात की जनता तो उन्हें चिम्मन चोर कहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी चिम्मन भाई पटेल सीएम के पद पर थे। यानी यह आशंका लगाई जा रही थी कि गुजरात में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, और इंदिरा गांधी के बड़े करीबी थे। ऐसा लगने लग गया था कि गुजरात में कुछ न कुछ बड़ा तो जरूर होगा। गुजरात का नेतृत्व कर रहे थे मोरारजी देसाई। और सवाल कहां से शुरू हुआ, सुनिए ध्यान से। लगभग नवंबर-दिसंबर 1973 की बात है, और गुजरात की सरकार के द्वारा जो यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो होते हैं, उनकी फीस में तथा हॉस्टल फीस में 20% की वृद्धि कर दी, यानी 20% की वृद्धि हुई। जैसे ही यह वृद्धि हुई पूरे गुजरात में बवाल मच गया। गुजरात में शिक्षक से लेकर छात्र तक सड़कों पर उतर आए, और यहां से एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था नवनिर्माण आंदोलन। यह इंदिरा गांधी के लिए कम चुनौती भरा वर्ष नहीं था। नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत होती है 1974 में। यह आंदोलन शुरू हुआ, बस इस बात को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था कि गुजरात के विद्यालयों में फीस बढ़ाई जा रही है, हॉस्टल फीस बढ़ाई जा रही है, जिसमें 20% की वृद्धि की गई थी। और इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि इसका नेतृत्व जाकर मोरारजी देसाई ने कर लिया। लोगों के दिल में एक और वहम बैठा हुआ था कि 1971 का जब इलेक्शन हुआ था तो इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन ये इंदिरा गांधी पर ये जो स्लोगन था ये उल्टा पड़ गया था, क्योंकि 1971 में भारत में बहुत सी घटनाएं घटित हुई थी। पहली घटना यह थी कि 1971 में हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था, तो हमने युद्ध लड़ा था और युद्ध में बहुत सा धन सामग्री लगी थी। दूसरी घटना यह थी कि 10 लाख से अधिक शरणार्थी भारत आए थे। उनके लिए आवास देना था, उनके लिए स्वास्थ्य देना था, उनके लिए शिक्षा देनी थी, उनके लिए बहुत से काम करने थे जिन पर बहुत सा धन खर्च हुआ। और तीसरी बात यह थी कि 1971 में देश में अकाल भी पड़ गया था, जबकि भारत की पूरी व्यवस्था एग्रीकल्चर पर आधारित थी। इन 3 बड़े कारणों के कारण जो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, अब ऐसा लगने लग गया था कि इंदिरा गांधी जी गरीबों को ही हटाने वाली हैं।
वो गरीबी तो नहीं हटा रही थी, ऊपर से संजय गांधी पर आरोप लगे हुए थे। तो लोगों को यह भी लगने लगा था कि संजय गांधी यानी गरीबी हटाओ का जो नारे में पैसा आना था, गरीबी हटाओ के लिए जो पैसा आना था, उसे तो संजय गांधी जी ही खा गए। तो इंदिरा गांधी पर यह आरोप कम न थे। ऊपर से गुजरात में, क्योंकि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, यहां कांग्रेस की सरकार थी, चिमन भाई पटेल पर बड़ा आरोप था और इस आंदोलन का नेतृत्व जाकर मोरारजी देसाई ने कर दिया। और इतना बड़ा नेतृत्व किया कि इन्होंने आमरण अनशन कर दिया, यानी कि जब तक वहां की सरकार को हटाया नहीं जाएगा तब तक ना वो कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो व्यक्ति उनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, जो व्यक्ति उप प्रधानमंत्री उनके साथ रहे थे, आज उन्हीं के विरोध में उतर गए थे। इंदिरा गांधी को आनन फानन में निर्णय लेना पड़ा कि 7 ही दिन हुए थे मोरारजी देसाई को, क्योंकि वो वृद्ध भी थे और लग भी रहा था कि वृद्ध है तो कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए। और 7 ही दिन हुए थे बस इंदिरा गांधी को, मोरारजी देसाई को बैठे हुए 7 ही दिन हुए थे कि इंदिरा गांधी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा और उन्हें गुजरात से अपनी सरकार से हाथ धोने पड़े और उन्होंने गुजरात की सरकार को निलंबित कर दिया। क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। देखना ध्यान से, सरकार को निलंबित किया है, ना कि पूरी तरह बर्खास्त किया है, सस्पेंड किया है। हो सकता है उस सरकार को दोबारा लाया जा सके, लेकिन इस आंदोलन ने, जो नवनिर्माण आंदोलन था, इसने एक बड़े आंदोलन की नींव डाल दी थी जो बिहार में होना था। इस आंदोलन की नींव डाल दी थी। बिहार का आंदोलन क्या था, जरा ध्यान से सुनिए। बिहार का आंदोलन भी सेम ऐसा ही आंदोलन था। यहां भी बिहार में भी लोगों ने, छात्रों ने आंदोलन किया था जो फीस की बढ़ोतरी से प्रभावित थे। सेम आंदोलन जो यहां हुआ था वही आंदोलन यहां होना था। लेकिन इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका कौन निभा रहे थे? अगर तुमने नाम सुना हो तो लालू प्रसाद यादव, खूब अच्छे से नाम सुना है तुमने, लालू प्रसाद यादव। यहीं से ये भारत की राजनीति में आए और जो बिहार के सीएम भी रहे, इसी में भूमिका निभा रहे थे। अगर तुम लालू प्रसाद यादव की बात करेंगे तो इनके अलावा यहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुशील मोदी, जो आज बीजेपी के लीडर हैं, इसी में थे। और तमाम प्रमुख नेता थे जो एक छात्र के रूप में आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आंदोलन इतना बढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि कोई बड़ा लीडर इसके साथ नहीं था। उसी समय इस बिहार आंदोलन में एक जबरदस्त व्यक्ति का आगमन होता है जिन्हें लोकनायक कहा जाता है, जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, जेपी नारायण। थोड़ा सा जयप्रकाश नारायण के बात करना बहुत जरूरी है। जयप्रकाश नारायण वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1942 से ही महात्मा गांधी का साथ दिया था और महात्मा गांधी के विचारों पर चलते थे और नेहरू जी से भी बड़े प्रभावित थे। नेहरू जी समाजवाद को बढ़ावा देना चाहते थे और ये उनके साथ रहा करते थे। जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो नेहरू जी ने इन्हें कई बार पोस्ट ऑफर किए थे कि आप किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के पोस्ट पर रह सकते हो, लेकिन जेपी नारायण किसी पोस्ट पर रहना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं देश का नेतृत्व ऐसे ही करूं। और ऐसा नहीं है कि वो जवाहरलाल नेहरू के विरोध में नहीं बोलते थे। नेहरू जी जहां गलत होते थे वहीं जाकर मीडिया में विरोध में भी बोला करते थे। यानी जितने अच्छे मित्र थे उतने ही अच्छे शत्रु भी हुआ करते थे। लेकिन जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई और इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए, बधाई देने के लिए जाने वाले व्यक्ति कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। लेकिन जब जयप्रकाश नारायण को चारों तरफ इंदिरा गांधी को घिरते हुए देखा कि संजय गांधी का मामला आगे आ चुका था, भारत में गरीबी बढ़ती जा रही थी, खाद्यान्न वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जा रहे थे और बिहार में भी आंदोलन हुआ था, तब जेपी नारायण को लगा कि भारत को जरूरी है कि आज इंदिरा गांधी को सरकार से हटाना चाहिए। इसलिए इस बिहार के आंदोलन में ये कूद पड़े और इसका नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। यानी आप सोचकर देखिए, भारत के लोक नायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण, जिनकी एज कम से कम 74 ईयर रही होगी, और ये बिहार का आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अब 2 स्टेट में इंदिरा गांधी के सामने चैलेंज आ चुका था, एक तरफ गुजरात और एक तरफ बिहार। गुजरात से एक वयोवृद्ध लीडर है मोरारजी देसाई और एक तरफ भी ओल्ड मैन है जयप्रकाश नारायण। और यहीं से इन्होंने एक प्लान चलाया था जिसे बोलते हैं हम सर्वोदय प्लान।
कभी कभी आता है सर्वोदय योजना का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए जयप्रकाश नारायण को ही कहा जाता है। सर्वोदय प्लान चलाया यानी कि जिससे सबका उदय हो। दो समस्याएं आपने देख ली, निवारण भी देखेंगे। तीसरा रेलवे स्ट्राइक। अब ये रेलवे स्ट्राइक क्या थी? रेलवे स्ट्राइक का नेतृत्व जो किया था, भारत की रेलवे बड़ी रेलवे थी, और रेलवे स्ट्राइक का जो नेतृत्व किया था वो जॉर्ज फर्नांडीज ने किया था। ये सब नाम तुम्हें पता होने चाहिए, आज की क्लास बहुत जबरदस्त है तुम्हारे लिए। जॉर्ज फर्नांडीज ने, आप थोड़ा सा इंतजार करके देखेंगे, हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए क्लास। जॉर्ज फर्नांडीज ने इसका नेतृत्व किया था। अब ये रेलवे स्ट्राइक क्या है? रेलवे स्ट्राइक का सीधा सा मतलब था, पहले ये होता था, अगर कोई लोको पायलट या कोई गार्ड है या कोई कर्मचारी है, एक बार रेल में बैठ गया, और भारत की रेलवे की तो बात जानते ही हैं आप, रेल चली तो 6-6 घंटे कहीं रुक गई, 5-5 घंटे, पहले तो और ज्यादा ट्रैफिक रहता था, इतनी ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं थी। तो जो कर्मचारी रेलवे में एक बार चढ़ गया तो उसे 3-3 4-4 दिन निकल जाते थे रेलवे में रहते रहते, यानी रेल में रहते रहते, लेकिन सैलरी उतनी ही मिलती थी कि जितनी उसकी वास्तविक में बेसिक सैलरी थी। यानी एक व्यक्ति 4 दिन तक लगातार नौकरी कर रहा है, ना वो खा पा रहा है सही से, ना पी पा रहा है, ना सो पा रहा है, ना नहा पा रहा है, यानी अपने दैनिक जीवन से उसका कोई महत्व नहीं रहा है। रेलवे के लिए 4 दिन तक लगातार नौकरी कर रहा है, और फिर अगले दिन फिर ड्यूटी चढ़ रहा है, फिर भी उसे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर जॉर्ज फर्नांडीज ने रेलवे स्ट्राइक की, और इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई कि पूरे भारत की रेल ठप हो गई। रेलवे का रुकना आप समझ जाइए कितना बड़ा प्रभावशाली हो सकता है, जो रेल भारत का पूरा बोझ ढोती हो। ये 3 बड़ी चुनौतियां इंदिरा गांधी के सामने थीं। एक प्रकार से इंदिरा गांधी का जहां 1971 तक जय जयकार होती थी, आज 1974 आते आते इंदिरा गांधी को बिल्कुल हिला दिया था। फिर भी उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी कोई डरने वाली महिला न थी, इसलिए उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, न झुकने वाली थी वो। और इसके बावजूद भी कितना बड़ा काम उन्होंने किया, जिसे आप परमाणु परीक्षण कहते हैं, 18 मई 1974। आप सोचकर देखिएगा, ये भी आंदोलन, तीनों के तीनों आंदोलन जो पूरे भारत में विरोध हो रहा है, ये भी 1974 का है, ये भी 1974 का है, और ये भी 1974 का है। और 1974 में ही मैडम क्या कर रही हैं? परमाणु परीक्षण। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा था। थोड़ी सी बात करेंगे इतिहास में, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सीधा सीधा पढ़ा दिया तो इस क्लास का कोई महत्व न रहेगा। जब देश आजाद नहीं हुआ था, 1944 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जानते थे कि आजादी के बाद अगर इस दुनिया में रहना है तो खुद अपने पास ऐसे परमाणु हथियार तो रखने पड़ेंगे कि जिससे हम अपने देश की सुरक्षा कर सकें। नेहरू जी का ऐसा कोई मतलब नहीं था, उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था कि वो परमाणु इसलिए बनाएंगे कि किसी देश पर अटैक करना है। नहीं, हम किसी पर अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी सुरक्षा का दायित्व तो बनता है। इसीलिए एक व्यक्ति के बारे में जानते होंगे, होमी जहांगीर भाभा, इनके बारे में जानते होंगे। विदेश के लिए काम करते थे, विदेश में ही पढ़े और विदेश के लिए काम करते थे, लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो भारत के बनकर रह गए। जैसे ये भारत आए, 1944 में ही होमी जहांगीर बाबा और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई, और नेहरू जी ने यही इन्हें एक संदेश दे दिया था कि सर हम जल्द आजाद होने वाले हैं, और आजाद होते ही हमें अगर सबसे पहला कोई काम करना है तो परमाणु परीक्षण करना है। हमारे पास भी एटम होना बहुत जरूरी है। और होमी जहांगीर बाबा इस पर काम करने लग गए, लेकिन इतना जल्दी तो नहीं हो सकता था। 1947 में देश को आजादी मिली और 1950 तक हमारा संविधान लागू हुआ। तो ये ऐसा नहीं था कि होमी जहांगीर बाबा ने अपना काम रोक दिया था, ये अपना काम निरंतर कर रहे थे, और नेहरू जी इनसे निरंतर मुलाकात करते रहते थे कि अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे निरंतर जारी रखें। 1950 से 1962 का युद्ध हो गया, 1962 का बैटल चाइना से हुआ और हम युद्ध हार गए। तो नेहरू जी ने आवश्यकता समझी कि अब तो 100% हमें परमाणु चाहिए, क्योंकि 1962 में हमको लग रहा था कि यूएसएसआर हमारी मदद करेगा। यूएसएसआर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़ा रहा, हमारी कोई मदद नहीं की, उल्टा उसने चाइना की सराहना और कर दी।
अब नेहरू जी की समझ में आ गया था कि जब युद्ध होता है तो कोई किसी का नहीं होता, हमें परमाणु कार्यक्रम को स्थापित करना चाहिए और हमें परमाणु परीक्षण करना ही पड़ेगा। 1962 में वो होमी जहांगीर बाबा से मिलते हैं और कहते हैं तुम्हारा कार्यक्रम कहां तक पहुंचा। तो जो होमी जहांगीर बाबा ने कहा बहुत जल्द हम परमाणु परीक्षण करेंगे, तुम तैयार रहिए। नेहरू जी ने कहा हम तैयार हैं, आप बता देना। लेकिन किस्मत की बात थी कि 1964 में जो ऐसा करना चाहते वही दुनिया में नहीं रहे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। नेहरू जी की मृत्यु हुई और भारत के एक पीसफुल आदमी प्राइम मिनिस्टर बने जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री परमाणु परीक्षण के बिल्कुल मूड में नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम भी नहीं रोका था। ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने काम रोक दिया हो। उन्होंने कहा जो कार्यक्रम चल रहा है चलने दो, लेकिन परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे हम। और अच्छी बात तुम्हें क्या बताएं कि 1966 में 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई और 66 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई और 66 में ही 1966 में ही चाइना ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। यानी चाइना उन 5 देशों में शामिल हो चुका था जो पहले परमाणु परीक्षण कर चुके थे। 4 कर चुके थे, 5वां चाइना बन गया था। अब भारत में तो इसको लेकर और ज्यादा क्या होने लगा था, हंगामा होने लगा था। और तुम्हें एक और बात पता होगी, मैंने पहले एपिसोड में शायद दूसरे एपिसोड में बताया है, 11 जनवरी 1964 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। हालांकि रहस्य क्या है किसी को नहीं पता। और इनकी मृत्यु होने के बाद ही भारत पर एक और बड़ा झटका ये लगा कि इसके 13 दिन बाद ही 24 जनवरी 1964 को ही होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई, जो इस परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जा रहे थे। और ये दोनों मृत्यु कोई ऐसी नहीं है जो प्राकृतिक रूप से मानी जाए। अगर देखा जाए तो प्राकृतिक भी है और न देखा जाए तो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। क्योंकि ताशकंद वाले मैंने तुम्हें बताया था कि उनकी मृत्यु एक रहस्यमयी मृत्यु थी, इसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था लाल बहादुर शास्त्री। और ऐसा ही होमी जहांगीर बाबा के साथ हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी होमी जहांगीर बाबा परमाणु कार्यक्रम में काम कर रहे हैं। और होमी जहांगीर बाबा जब एक बार यूरोप यात्रा पर जा रहे थे इसी दिन 24 जनवरी को, तो यूरोप के ऊपर ही उनका प्लेन क्रैश हो गया। इसे एक्सीडेंट भी माना जा सकता है कि हो सकता है हो गया होगा, लेकिन इस बात से भी कैसे नकार सकते हैं कि जो देश को परमाणु बॉम्ब देने वाला हो और उसकी मृत्यु हो जाए। तो यह भी एक बड़ी बात थी। भारत को एक साथ दो ऐसे झटके लगे थे जो 440 वोल्ट से कम नहीं थे। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी और बड़ी तकलीफ भी थी उन्हें इस बात की, और इंदिरा गांधी इस पक्ष में थी कि भारत में परमाणु परीक्षण होना चाहिए। लेकिन जो परमाणु परीक्षण का जनक था उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी बात यह थी कि भारत का एक महान वैज्ञानिक और आ गया था जिनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम इतना बड़ा नाम नहीं था, बस सीखने वाले लोग थे। अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे तो वो जाकर 1998 में परमाणु परीक्षण में साथ देंगे, इसमें इनका कोई महत्व नहीं था। हाँ, लेकिन एक होनहार वैज्ञानिक हमें दिखाई दे रहे थे। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनके सामने खुद इतनी चुनौतियां थी, क्योंकि 67 का इलेक्शन हुआ, जीती, और उसके बाद बड़ी समस्याएं उन्हें देखने को मिली। 1969 में मैंने बताया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और 1971 में इलेक्शन हुआ और उसे भी जीत गई। 1971 में जब सब कुछ इनके सही चल रहा था, जैसा इंदिरा गांधी चाहती थी वैसा सही चल रहा था, वहीं 72 में मैंने बताया संजय गांधी वाला केस हुआ, और 74 में 3 बड़े आंदोलन देखने को मिले। लेकिन जो हमारा परमाणु कार्यक्रम था उससे इंदिरा गांधी ने चालू रखा और दुनिया में किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है। और वो दिन आ गया था। इतने दिन के प्रयासों के बाद, यानी 1944 से लेकर 18 मई 1974, जब पूरे भारत में दंगे चल रहे हैं, इंदिरा गांधी के विरुद्ध लोग बोल रहे हैं, उन पर तमाम प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसी समय एक आंदोलन परीक्षण हुआ जिसे हम 18 मई 1974 को पोखरण में होता है। ये बेटा, ये कहां हुआ? ये हुआ पोखरण में, पोखरण राजस्थान। ये भारत का पहला परीक्षण था और इस पहले परीक्षण का एक कोड रखा था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये इसका ऑपरेशन का कोड याद रखना, स्माइलिंग बुद्धा। हालांकि इसे को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई। स्माइलिंग बुद्धा का मतलब है हंसते हुए महात्मा बुद्ध।
जबकि आप जानते हैं परमाणु परीक्षण का मतलब है अगर परमाणु बम कहीं गिराया गया तो वहां विनाश होगा, जबकि बुद्ध तो हमेशा शांति के प्रतीक माने जाते थे। हालांकि तुम्हें याद रखना है कि इसका कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। जैसे ही ये हुआ 1974, 18 मई 1974 का जैसे ही ये परीक्षण हुआ, आप इसके बाद तो समझ लीजिए इंदिरा गांधी पुनर्जीवित हो गई थी। जो 1971 में उनका रौला था वही 1974 में आ गया। चारों तरफ न्यूज़पेपर, अखबार, मैगजीन और प्रत्येक मनुष्य के शब्दों में बस एक ही नाम आ रहा था, इंदिरा गांधी। सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपना दम दिखा दिया था। जिस इंदिरा गांधी को लोग बुरा भला कहने लग गए थे, मात्र एक दिन ने इंदिरा गांधी को दोबारा से जीवित कर दिया। और ये जो पहले 3 आंदोलन हो रहे थे वो बिल्कुल धूमिल हो गए। ये तीनों आंदोलन धूमिल हो गए और चारों तरफ इस परीक्षण के करने से ही भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी का डंका बज चुका था। यानी एक बार इंदिरा गांधी फिर से राजनीति की सक्रिय नेता बन गई थी। आप यकीन मानिएगा कि उस समय जो अपोजिशन में हुआ करते थे, विपक्ष भी हुआ करता था, उन्होंने भी इंदिरा गांधी की इतनी सराहना की थी, क्या कहा था कि इनके द्वारा किए गए इस कृत्य को अगर कोई झुठला रहा है तो वो इस दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी है। यानी विपक्ष के व्यक्ति भी इंदिरा गांधी की हिम्मत की सराहना दे रहे थे। इससे बड़ा क्या और ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी खुशी कुछ समय के लिए आती है, ऐसा आप जानते हैं। खुशी या गम कुछ समय के लिए होता है, कभी कभी बदलते रहते हैं। ऐसा ही इंदिरा गांधी के साथ हुआ और ये तारीख 1975 की थी, जिसे आप 25 जून 1975 कहते हैं, जिसमें भारत को थर्ड इमरजेंसी देखनी पड़ी। ये इंटरनल इमरजेंसी थी, यानी आंतरिक अशांति के कारण था। इंदिरा गांधी के जीवन में यह दिन बड़ा बुरा आया। बड़ा बुरा होने की वजह यह थी कि 1975 का साल, अगर इंदिरा गांधी से पूछा जाए कि सबसे बुरा साल उनके जीवन का क्या है, तो वो 1975 का है। क्यों? इसके लिए भी कारण सुनिएगा। 1975 के साल में इनके साथ 3 घटना हुई। पहली जानिए, पहली इनके सबसे प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे डीपी धर, इनकी मृत्यु हो गई। ये इनके दाहिने हाथ कहलाते थे, डीपी धर, इनकी मृत्यु हुई। और 1975 में ही एक ऐसी खबर इन्हें सुनने को मिली कि जिस खबर को ये सुनना नहीं चाहती थी। और वो खबर क्या थी? वो खबर ये थी, इन्हें चोट वहीं से मिली जहां इनका घर था, इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट। थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तब आपको यह कहानी समझ में आएगी। क्या है उसे समझिए। 1971 में जब इलेक्शन हुए थे तो इंदिरा गांधी बरेली से इलेक्शन लड़ी थी और इनके विरोध में जनता दल के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था राज नारायण। वो लगातार बरेली से ही इलेक्शन लड़ते जा रहे थे और लगातार हारते जा रहे थे। इंदिरा गांधी का वहां विजयी रथ चल रहा था। और जब 1971 का इलेक्शन हुआ तो राज नारायण को लगा कि इंदिरा गांधी जीत तो गई थी। इंदिरा गांधी, राज नारायण को लगा कि इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं अपनी पावर का प्रयोग किया है और इलेक्शन ये जीत नहीं रही थी, गलत तरीके से जीती हैं। और अगर आपको लग रहा है किसी भी इलेक्शन में कहीं धांधलेबाजी हुई है, तो एक सीधा सा मतलब समझिएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई धांधलेबाजी हो तो उसकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को छोड़कर अगर किसी भी इलेक्शन में कोई दिक्कत हुई है, कोई भी धांधलेबाजी हुई है, तो उसकी सुनवाई पहले इलेक्शन कमीशन खुद करता है। और यही हुआ कि जब राजनारायण को लगने लगा कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से जीती हैं, तो उन्होंने अपनी पहली एफआईआर इलेक्शन कमीशन को लिखी। इलेक्शन कमीशन उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच करता है, और जांच में इलेक्शन कमीशन अपनी एफआर रिपोर्ट लगा देता है। एफआर का मतलब है फाइनल रिपोर्ट लगा देता है और कहता है कि इंदिरा गांधी जो जीती हैं वो बिल्कुल वैध यानी वैलिड तरीके से जीती हैं। लेकिन राजनारायण को ये अच्छा नहीं लग रहा था। राजनारायण को लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी से मिला हुआ है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई फाइनल रिपोर्ट को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो।
और राजनारायण ने यही किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही इसे चैलेंज कर दिया। जहां इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, जहां इंदिरा गांधी खेली थी, वहीं पर इसे चैलेंज कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला आराम से इन्वेस्टिगेशन करती रही। और 1975 आते आते इलाहाबाद, जिस दिन डीपी धर की मृत्यु हुई उसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाम को यानी दोपहर बाद अपना फैसला सुनाया। और यह फैसला हैरान करने वाला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी जो जीती हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से जीती हैं। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का अच्छे से यूज किया है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स का यूज किया है, वो जो जीती हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से जीती हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया कि 1 महीने के अंदर या तो आपको पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, या तुम जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट हो, उसके निर्णय को कहां चुनौती दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। इंदिरा गांधी के पास सिर्फ 1 महीना था। अब वो इस 1 महीने में या तो अपनी सरकार को बचा लें या सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन डाल दें। अब इंदिरा गांधी बड़ी परेशान थी, क्या किया जाए? इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और एक व्यक्ति थे पीएन धर, और भी कुछ लोग थे इंदिरा गांधी के जो बहुत करीबी हुआ करते थे, और एक बंसीलाल जो हरियाणा के हुआ करते थे, ये सब बैठे हुए थे। ये बात थी 24 जून 1975 की। इनके सामने चुनौती थी। इंदिरा गांधी ने सोचा अगर सुप्रीम कोर्ट गए तो इंदिरा गांधी ने मिसयूज तो किया था गवर्नमेंट का, तो वो जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आएगा, हम हाई कोर्ट से तो कम बच सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बचा नहीं जाएगा, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएंगे। 24 जून 1975 रात की बात है और इंदिरा गांधी के फार्म हाउस पर सब लोग बैठे हुए हैं। इंदिरा गांधी बैठी हैं, एनपी धर बैठे हुए हैं, और इनके बेटे संजय गांधी बैठे हुए हैं, और हरियाणा के एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था बंसीलाल, सब बैठे हुए हैं। एक बंगाल के सीएम और थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी बैठे हुए थे, और वो एक एडवोकेट भी हुआ करते थे। ये सब बैठे हुए हैं। इंदिरा गांधी ने कहा अब क्या किया जाए? तमाम लोग बैठे हुए थे। तब उनके दिमाग में एक उपज आती है और एक सोर्स आता है कि क्यों ना आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाए। अनुच्छेद 352 के तहत देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाए। लेकिन नेशनल इमरजेंसी तो पहले से ही चल रही थी, क्योंकि 1971 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी ये 71 वाली 77 तक चली थी, और ये 75 है। इमरजेंसी तो पहले से ही चल रही है, लेकिन बेटा ये जो इमरजेंसी थी ये एक्सटर्नल इमरजेंसी थी, यानी बाह्य आक्रमण के कारण थी। और यहां इंदिरा गांधी को बताया गया था कि ये नेशनल इमरजेंसी जो लगानी है ये इंटरनल इमरजेंसी होनी चाहिए, यानी आंतरिक विद्रोह के कारण हम लगा सकते हैं, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है 352 में। बोला अगर इमरजेंसी लग जाएगी तो शायद कुर्सी बची रहे। शायद इंदिरा गांधी को ये अच्छा नहीं लगा कि आप सोचकर देखिए 1971 में इलेक्शन हुआ था, 76 में तो इलेक्शन होना ही है, तो कुर्सी छोड़ देती तो ज्यादा बढ़िया होता। लेकिन इंदिरा गांधी हटना नहीं चाहती थी, और 1976 में इलेक्शन होना था, 7-8 महीने बाद इलेक्शन था, तो पता नहीं क्यों उनके दिमाग में ऐसा आया। उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे। फखरुद्दीन अली अहमद बड़े सीधे साधे पढ़े लिखे थे, लेकिन बड़े सीधे साधे समाजवादी आदमी थे। इंदिरा गांधी फोन करती हैं, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उन पर फोन करती हैं और कहती हैं कल सुबह यानी 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषणा कर दो। फखरुद्दीन जी कहते हैं मैडम लग तो रहा है इमरजेंसी। बोले देश की स्थिति को समझिए आप। एक और दिक्कत ये थी कि जो जेपी नारायण और मोरारजी देसाई थे वो 25 जून को ही दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे थे, यानी एक बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे थे जिसमें बहुत से लोगों की आने की संभावना थी इन्हें हटाने के लिए विरोध में। फखरुद्दीन अली अहमद को पूरी समस्या से रूबरू कराया, और फिर भी फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा मैडम कैबिनेट से तो एक बार पूछ लो। और मैडम की बात को गिराना इतना आसान नहीं था उस समय, लेकिन मैडम के कहने पर फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा ठीक है मैडम आप जो चाहते हैं वही होगा। और सुबह जगते ही फखरुद्दीन अली अहमद ने अनाउंसमेंट कर दिया कि देश में आंतरिक अशांति के कारण इमरजेंसी लगाई जाती है। हालांकि उसका नाम अब सशस्त्र विद्रोह हुआ है। ये एक भारत में बहुत बड़ी घटना थी।
संजय गांधी और बंसीलाल ने तो मूड बना लिया था कि जो भी इंदिरा गांधी के विरोध में थे, इमरजेंसी का फायदा उठाना है और इन्हें इतना मारना है कि ये जीवन में कभी इंदिरा गांधी का नाम ना लें। उस समय भारत के संचार एवं प्रसारण मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे इंद्र कुमार गुजराल। उसके पास संजय गांधी जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या आज के बाद जो भी न्यूज जाएगी रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज वही जाएगी जो हम कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी न्यूज छापने से पहले संजय गांधी से बात जरूर करेंगे। इंद्र कुमार गुलजार ने बिल्कुल मना कर दिया, बोले ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा मंत्रालय ऐसा नहीं करेगा। और इसके एवज में उन्हें कुछ भुगतान भी करना पड़ा कि दूसरे ही दिन संजय गांधी के कहने पर इंद्र कुमार गुलजार को उस पद से ही हटा दिया गया। तो अब सोच सकते हैं कि इमरजेंसी का कितना बड़ा फायदा उठाया जा रहा था। यानी कि अब पूरी मीडिया से लेकर, अखबार से लेकर, न्यूज़पेपर से लेकर टीवी तक सब कुछ कंट्रोल में था इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी कंट्रोल में। और बंसीलाल और संजय गांधी ने जो विरोध के जितने भी नेता थे उन पर जो मार लगाई, जेलों को भर के डाल दिया। पूरी रात तक यही होता रहा कि जहां जहां विरोधी लोग थे उन्हें पकड़ा और जेल में डाल दिया। दो प्रमुख व्यक्ति जेपी नारायण और मोरारजी देसाई को जेल में नहीं डाला क्योंकि दोनों ही वृद्ध थे, कब कौन चला जाए किसी को नहीं पता था। इन दोनों को बंसीलाल के ही फार्म हाउस पर हरियाणा में कैद कर दिया और कहा आराम से रहोगे तो बचे रहोगे। किसी को नहीं पता था ये इमरजेंसी इतनी लंबी चलेगी। इतनी बड़ी इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटनाएं घटित हुई कि पूरे भारत के लगभग सभी नागरिकों के, विरोधियों के, सबके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा था। इंदिरा गांधी अपने हिसाब से जो करना चाहती थी करती जा रही थी, वो रुक नहीं रही थी। ऐसा लगने लग गया था कि इंदिरा गांधी एक नए संविधान का निर्माण कर रही हैं। आप समझ सकते हैं इस बात से क्या हो सकती है। इधर हैबियस कॉर्पस, आप जानते हैं हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। इसमें कोई ये होता है अगर किसी व्यक्ति की अवैध रूप से गिरफ्तारी की जाए तो जिसने गिरफ्तार किया है उसके विरुद्ध हैबियस कॉर्पस हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत डाली जा सकती है और उसकी जो सुनवाई करेगा वो जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है उसे, और जिसको गिरफ्तार किया गया है उसे, जो बंदी बना हुआ है उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और जैसे ही हैबियस कॉर्पस लोग डालते थे, यानी जिसे गिरफ्तार किया जाता था उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट में जाकर हैबियस कॉर्पस डालता था, तो इंदिरा गांधी इस आर्टिकल का प्रयोग कर लेती थी, आर्टिकल 222 अनुच्छेद 222। यानी उस हाईकोर्ट का जो भी जज उसकी सुनवाई कर रहा है उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब तुम इससे ज्यादा क्या सोच सकते हो कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 का भी उल्लंघन हो रहा था, जो रिट्स डाली जाती है जिसके तहत। इससे बड़ा और क्या देखा जा सकता है। इंदिरा गांधी रुक नहीं रही थी, सब कुछ बदलता जा रहा था। एकदम ऐसा लगने लग गया था कि देश में अशांति का माहौल है। और इसी का फायदा उठाकर इंदिरा गांधी यानी मैडम ने एक और बड़ा काम कर दिया, जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम। इंदिरा गांधी ने लोग इसका क्या कहते हैं, इमरजेंसी का इतना बड़ा फायदा उठाया कि यहां से एक अधिनियम लेकर आई जिसका नाम है जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम। और इसमें एक नया रूल लागू कर दिया जिसे कहते हैं हम नसबंदी। यानी नसबंदी एक तो तरीका यह है नसबंदी का, तुम बड़े आराम से करा लीजिए अगर मन में है तो, लेकिन एक जबरन। देश में उस समय सब चीजें सामुदायिक हुआ करती थी, सरकारी हॉस्पिटल हुआ करते थे, प्राइवेट तो कहीं कहीं देखने को मिलते थे, और हर व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल पर बड़ा विश्वास करता था। किसी को बुखार आ जाए, खांसी हो जाए या कोई अन्य बीमारी हो जाए तो सीधा सरकारी हॉस्पिटल जाता था। मैडम ने सभी सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर जो हुआ करते थे उन सबसे स्पष्ट कह दिया था कि मुझे 1 महीने में प्रत्येक हॉस्पिटल से कम 100 नसबंदी चाहिए ही चाहिए। डॉक्टर्स ने कहा मैडम कोई ना कराए तो, बोले करनी पड़ेगी। बोले ना करें तो, बोले तुम्हारे घर पे कुर्की कर दी जाएगी। जनसंख्या को कंट्रोल करना तो बहुत बड़ी बात थी और करना भी जरूरी था, लेकिन ऐसे करना था ये गलत था। अब तो कोई व्यक्ति दिखाने के लिए जा रहा है और जाकर डॉक्टर के पास पहुंचा और जाकर कहा सर देखना बीमार हैं हम, तो बीमारी के ठीक करने के चक्कर में उसकी नसबंदी कर दी गई। पूरे भारत का माहौल खराब कर दिया। लगभग 60 लाख से अधिक नसबंदी की गई थी लोगों की। आप इससे इतना बड़ा अधिनियम मान सकते हैं, और यहां तक कहीं इसे गलत भी माना जाता है तो कहीं सही माना जाता है। और सही इसलिए माना जाता है कि अगर उस समय भारत की पॉपुलेशन कंट्रोल ना होती, इंदिरा गांधी ना होती, तो शायद हम
वर्ष 2000 यानी 21वीं सदी शुरू होते होते ही दुनिया की नंबर वन होते पॉपुलेशन में। वो अलग बात है कि सौभाग्य 2023-24 को मिला है नंबर वन होने का, हम 25 साल पहले ही हो जाते। मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। कल के एपिसोड में एक बार फिर हम इंदिरा गांधी के बारे में चर्चा करेंगे, इंदिरा गांधी के तीसरे कार्यकाल के बारे में, और जो कुछ बातें बची हुई हैं इन सब के बारे में बात करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार कमेंट्स जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अगर हम अपनी बात करें तो हम सिर्फ सीखने वाले हैं, और हर एक टीचर अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता है। मैं भी आपकी तरह एक नौसिखिया हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स एक बार ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।